ज्ञान तो पूरा समग्र होता है, एकात्म भी होता है, लेकिन समझने के लिए उसको खंड खंड करके समझने की प्रवृत्ति होती है। यह स्वाभाविक भी है, प्राचीन काल से भी होगा, किंतु पश्चिम ने पूरा ही खंडित एक विधा उत्पन्न कर दी, जिसको रैशनल थिंकिंग, एम्पिरिकल थिंकिंग के नाम पर उन्होंने विकसित किया। वो सारा ही खंड खंड ज्ञान ही था और उसको विषय के अनुसार ही उन्होंने लेना प्रारंभ किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि विशिष्टता के नाम पर, स्पेशलाइजेशन के नाम पर जितने छोटे 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 खंड करते गए, और उसके कारण विषय को समझना, आप जैसे सृष्टि को समझना है तो सृष्टि को समझने के लिए उन्होंने उसको भौतिक शास्त्र को अलग कर दिया, रसायन विद्या को अलग कर दिया, जीव विद्या को अलग कर दिया। लेकिन अब मान लीजिए आपका शरीर है, तो आपके शरीर में ये तीनों तो एक साथ काम कर रहे हैं ना। अब मैं हाथ ऊपर उठा रहा हूँ तो ये एंटी ग्रेविटी, यदि मैं चल रहा हूँ तो इसमें फिजिक्स भी काम कर रहा है। मैं तैरता हूँ तो उसमें फिजिक्स का बायंसी फोर्स भी काम करता है, लेकिन साथ में जो केमिस्ट्री है मेरे शरीर की, फिजियोलॉजी, वो भी तो बंद नहीं हो रही। और इस सब को चलाने वाला जो जीव है, जो प्राण तत्व है, वो भी तो काम कर रहा है। भारत में इसको समग्रता से समझा, हमेशा से समग्रता से समझा। इसलिए विषय का ज्ञान, जो उसके जो विभाग बनाए गए, विषय विभाग, वो विषय विभाग जीवन के साथ जुड़ करके बनाए गए। यदि आज की आधुनिक शब्दावली का प्रयोग किया तो इट वॉज एन ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन रादर देन इनऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन। जैविक रूप से विषय विभाग बना करके विषय को समझा गया। जीवन को देखने की दृष्टि का कोण बदलने से विषय बदला। जैसे न्याय और वैशेषिक है, तो न्याय और वैशेषिक में समझने की वस्तु वही है, कोण अलग है। दृष्टि का कोण अलग होने से दो दर्शन है। या सांख्य या योग है तो उसमें भी अंदर से देखना या बाहर के जगत को देखना, ये दृष्टि बदलने से उसका जो प्रतिपादन है वो बदला। लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं हुआ। और ख़ास करके 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद में डेकार्टे और कांट और हेगेल और ये सारे जो विचारक आए, रेने देकार्त के बाद खास करके, उसके बाद में ये खंडित जीवन को समझने का विषय चला। आज पश्चिम को समझ में आ रहा है कि इसमें समग्रता नहीं है, इसमें पूर्णता नहीं है। उसमें तोड़ते 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 हम अणु, परमाणु और परमाणु से भी नीचे कण, पराकणों तक पहुंच गए। क्वाड्स जिसको वो कह रहे हैं, उन पराकणों तक सूक्ष्म स्तरों पर पहुंचने के बाद भी उनको समझ में आया कि ये तो सारा जुड़ा हुआ है। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स वहाँ पर पहुँचा। तो ये एक अद्वैत की तरफ गति आधुनिक शास्त्र की ये एक बढ़ी समझ। किंतु विद्यालयी शिक्षा में वो नहीं हुआ। विद्यालयी शिक्षा आज भी वही लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी का जो उसके ऊपर परिणाम है कि भाषा अलग, कला विषय अलग, समाजशास्त्र के विषय अलग। तो विद्यालयी शिक्षा में, शालेय शिक्षा में, स्कूल शिक्षा में सोशल स्टडीज़ के नाम से इतिहास, भूगोल और थोड़ा सा नागरिक शास्त्र ऐसा, फिर भाषाएं सिखाना, उस भाषा का भी व्याकरण पाठ और साहित्य पाठ, ऐसे वो चलता है। आज पूरे विश्व में विद्यालयी शिक्षा में सबसे अग्रणी देश है फिनलैंड। उस फिनलैंड में पिछले 25-30 वर्षों से शिक्षा के पद्धति पर, शिक्षण विधि पर, प्रविधि पर बहुत काम हुआ, पेडागॉजी पर बहुत काम हुआ। और उनको समझ में आया कि ये जो खंड खंड करके हम समझाने के विषय को तर्क के साथ प्रतिपादित करके समझाने का एक लॉजिकल शास्त्र, जिसको उन्होंने साइंस का, सिस्टेमिक प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, उससे समझाने का प्रयत्न करते, उससे व्यक्ति समझने में कष्ट होता है और स्मरण रखने में भी कष्ट होता है, और उस स्मरण का पुनः प्रतिपादन करने में, रिकॉल करने में भी कष्ट होता है। और जो रोट लर्निंग, उसके लिए बार बार दोहराने वाली विधि, उन्होंने कहा इससे दूर होना पड़ेगा और समझने की तरफ जाना पड़ेगा, कंसेप्चुअल लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर उनको समझ में आया कि ये गतिविधि के द्वारा हो सकता है। तो फिर उन्होंने प्रोजेक्ट्स, गतिविधियाँ, प्रकल्प के माध्यम से खुद हाथ से करके विषय को समझने के ऊपर, तो प्रयोग को ज़्यादा महत्व देना शुरू किया। फिर उनको समझ में आया कि नहीं, ये जो जिसको अपन कंटेंट के रूप में विषय वस्तु ले रहे हैं, वो तो बहुत ही नगण्य है जीवन में। और जीवन में मुख्य बात तो जीवन को जिया कैसे जाए, तो जीवन को अभिव्यक्त कैसे किया जाए, अंदर की ऊर्जा को कैसे प्रकट किया जाए, अंदर की प्रतिभा को कैसे प्रकट किया जाए।
तो इसलिए वो प्रयोग करते रहे। फिर उन्होंने पहले कहा कि ये कक्षाओं में विभाजित करके और इंडोर, जिसको अंदर में बैठा करके पढ़ाना ठीक नहीं, उसमें व्यक्तित्व तो खुलता नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने पहले कक्षाएं ख़त्म कर दी। तो आज फिनलैंड के विद्यालयों में पिछले 5-6 वर्षों से उन्होंने कहा देयर विल बी नो क्लासरूम, कक्षा नहीं है, शिक्षण की कक्षा नहीं है। फिर किसकी कक्षा है? तो बोले म्यूज़िक रूम होगा, संगीत कक्ष होगा, फिर बोले कला कक्ष होगा, फिर बोले गतिविधि कक्ष होगा, एक्टिविटी रूम होगा, हाँ स्पोर्ट्स रूम। अपने यहाँ गुरुकुलों में जो शालाओं की कल्पना थी, नाट्यशाला, पाकशाला, गौशाला, कार्यशाला, वैसे यज्ञशाला, वैसे उन्होंने ये अलग अलग कक्षाएं, उन्होंने कक्ष ऐसे अलग अलग किए। स्पोर्ट्स, कला, इसको महत्व देना शुरू किया। फिर उनको समझ में आया कि ये जो अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक ज्ञान, इतिहास, भूगोल, ऐसा अलग अलग करके खंडित सिखा रहे, ये भी एक दिक्कत वाला विषय है। तो अभी 2 साल पहले उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो विषयवार नहीं पढ़ाएंगे, उसको तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर कैसे पढ़ाएंगे? तो उन्होंने अपने तरीके से पश्चिमी भाषा में शब्द प्रयोग किया, टॉपिक वाइज लर्निंग। घटना के रूप में समग्रता से जीवन को समझने का विषय उन्होंने प्रारंभ किया। तो अभी वो प्रायोगिक स्तर में है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में बहुत उसकी प्रगति हुई है। और दूसरी कक्षा के छात्रों को 2-4 उदाहरण जो मैंने उसके पढ़े, हमारी सबसे बड़ी इसका अध्ययन करने में दिक्कत ये होती है कि वो उनकी भाषा में, फिनिश भाषा में है, और अंग्रेज़ी में बहुत कम लेख उसमें हुए हैं। हमारे कुछ लोग वहाँ पर है, हेरम्ब कुलकर्णी करके एक है, उसकी पत्नी वहाँ की, फिनलैंड की है। उन्होंने काउंसिल फॉर क्रिएटिव एजुकेशन नाम की एक संस्था वहाँ स्थापित की है, वो बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोगों के माध्यम से जो अंग्रेज़ी में साहित्य प्राप्त होता है, उससे जो छोटा छोटा थोड़ा सा पता चला फिनलैंड के बारे में, वो पता चला कि उन्होंने जैसे कहा कि दूसरी कक्षा में 2 महीने तक, 3 महीने तक बालक बालिकाएँ अपने गुरु के साथ, अपने टीचर के साथ, शिक्षक के साथ में धान की खेती करने जाएंगे। अब धान की खेती करते करते ही वो सब सिखा देगा, सारी बातें। तो धान का इतिहास भी सिखा देगा कि हड़प्पा मोहनजोदारो में भी चावल के बीज मिले थे, यानी सबसे पुरातन जो खाद्य या ऋग्वेद जैसे साहित्य में भी जिसका वर्णन मिलता है पुराने साहित्य में, उत्खनन में भी मिला, तो इतिहास उसका बता दिया। तो उस बहाने वो हड़प्पा मोहनजोदारो का एक रेफरेंस आ गया, संदर्भ आ गया। फिर बच्चे उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए शिक्षक को कौतूहल से पूछते हैं, तो वो और बताता है, तो फिर वो इतिहास की जानकारी होगी। फिर वो वहाँ पर जो सारा उसका बुआई वगैरह की हो रही है, तो उसमें एग्रीकल्चर का भी ज्ञान हो रहा है, जीव विज्ञान का भी, जिसको बॉटनी कहते हैं, वो वनस्पति शास्त्र भी हो रहा है। फिर उसमें जो कीट आदि लगते हैं उससे वो भी हो रहा है। पानी देने की पद्धति है, तो उसके लिए मोटर इस्तेमाल हो रही है, तो मोटर में जिस प्रकार से वो पास्कल्स लॉ काम कर रहा है, खेत की मुंडेर के बीच में एक जगह पर गड्ढा कर देते तो दोनों खेतों में समान रूप से पानी भर जाता है, ये पास्कल्स लॉ बीकर में सिखाने की जगह खेत में सिखा रहे। तो ऐसा समग्र ज्ञान उस खेती के माध्यम से ही बच्चों को हो रहा है, हंसते हंसते हो रहा है, खेलते खेलते हो रहा है। ऋतुओं का, नक्षत्रों का, सारे मतलब सारा जीवन ही समझना हो जाता। ऐसी पद्धति फिनलैंड में विकसित हुई। तो ये कुल मिला के गुरुकुल की पद्धति है। गुरुकुल में अधिकतर समय ऐसा ही होता था। गुरुकुल में तो पूरा दिन भर वो जीते थे, साथ में खेती करते थे, साथ में गोपालन करते थे, गाय की सेवा करते थे, जंगल में जाकर के लकड़ी काट करके आते थे। सत्यकाम जाबाला की कथा हमको उपनिषद में मिलती है, जिसको तो कहा गवायों को लेकर के जाओ जंगल में, और सारे वनस्पतियों ने, प्राणियों ने, पक्षियों ने उसको ज्ञान दिया और ब्रह्म ज्ञान दिया। वापस आने के बाद उसको ब्रह्मज्ञानी करके उसके गुरु ने कहा कि अरे तू तो ब्रह्मज्ञानी होकर के लौटा है। तो ये जो स्वशिक्षा है, ये जो स्वयं सीखने वाली जो पद्धति है, और खंड खंड करके विषयों को सीखने के स्थान पर समग्रता से सीखने वाली जो पद्धति है, वो आज विश्व में नई, आधुनिक, अद्यतन, मोस्ट मॉडर्न टेक्निक के रूप में फिर से आ रही है। ये हमारे कालचक्र की महत्ता भी है कि चक्र फिर से पहिया घूम गया है, और वो प्राचीन पुरातन विधि को अब नूतना विधि करके जगत स्वीकार कर रहा है। इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जो उपनिषदिक शिक्षण विधि है, जैसे तैत्तरीय उपनिषद में, उसको लेकर के बहुत बड़ा काम है। महाचमस्य ऋषि का जो पांक्त विधान है, वो पांक्त विधान विषयवार प्रविधि है। उस विषयवार प्रविधि से पहले क्या करना है, प्रश्न प्रविधि और आदि जो प्रविधि है, यहाँ तक कि शारीरिक भी प्रविधि उसमें बताई कि रीढ़ की हड्डी को सीधा क्यों रखना। तो जो सप्तलोक है,
वह सारे भूभुवस्व मह जन तपः सत्यम, ये सारे सप्तलोक जो है वो सप्तलोक अपने मेरुदंड में वास करते हैं। और कैसे मनुष्य को अपने चेतना को धीरे धीरे एक एक लोक में उद्यत करते हुए जाना है, ये शिक्षण विधि है। और वो चूंकि बीच में बैठ कर के दोनों ऊपर का और नीचे का देख रहा है, इसलिए उस चमस्य ऋषि का नाम महाचमस्य ऋषि हुआ और उसके शिष्य महाचमस्य कहलाए जाने लगे। तो ये मह तत्व पर काम किया कि महतत्व विद्या का लक्षण है। यदि पंचात्मिक विधान में देखें तो वो मह विज्ञानमयम का ये मतलब एक तरह से समांतर हमको दिखाई देता है। ऐसी जो उपनिषदिक विधियाँ है जिस पर काम नहीं हुआ भारत में, शिक्षण विधि के रूप में काम नहीं हुआ, उसको आधुनिक शिक्षा में लागू करने के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो काम यदि होता है तो फिनलैंड से अधिक प्रगत विषयवार की जगह समग्र शिक्षा का प्रारूप हम भारत में ला सकते हैं, बहुत जल्दी ला सकते हैं। इवैल्यूएशन मूल्यांकन की जो विधि है वो मूल्यांकन की विधि किस आधार पर होगी, वो भी तैत्तरीय उपनिषद में उसका बड़ा अच्छा अधिगम फलित को लेकर के बहुत अद्भुत विषय कहा गया। आज वो फिर आधुनिक पेडागोजी में वो आ रहा है। पहले जो आपके कितनी सूचनाएं, कितनी इन्फॉर्मेशन आपने अपने मस्तिष्क में ठूसी है, इसका कितना अच्छा वमन आप परीक्षा में करते हो, उसका मूल्यांकन होता था। अब उनको समझ में आया कि ये दिस इज़ नॉट लर्निंग, ये समझ में आया कि नहीं ये तो पता ही नहीं चल रहा। उसने रट तो लिया और रट करके वो बहुत अच्छे से लिख भी दिया, तो उसको पूर्ण में से पूर्ण अंक हम दे रहे। इसलिए आज हम CBSE का रिजल्ट देखते तो 100% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, 105%, 107% अंक प्राप्त करने वाले छात्र मिलते। लेकिन उनका ज्ञान, उनकी समझ, गणित में 100 में से 100 अंक मिल गए, लेकिन क्या वो गणित की समझ रखते हैं? क्या उस गणित के तत्व को समझे, सिद्धांत को समझे, संकल्पना को समझे, कंसेप्ट को समझे? तो दिखाई देता है नहीं समझे। तो आधुनिक शिक्षा में भी उन्होंने लर्निंग आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन ये शब्दावली प्रारंभ कर दी कि उसका अधिगम क्या हुआ, उसको समझ में क्या है, अध्ययन का अधिगम क्या हुआ, और उस अधिगम फलित के आधार पर मूल्यांकन की विधि हमारे पास तो अनेक रूपों में है, स्पर्धा के रूप में, शलाका परीक्षा के रूप में, अनेक परीक्षाओं के रूप में। तो 2 पद्धतियाँ विकसित करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है आधुनिक शिक्षा में। यदि इसका उपायोजन करना है, इसका एप्लीकेशन करना है, इसका समायोजन करना है, जो भारतीय पद्धति है उसका। आधुनिक शिक्षा में नहीं, अभी तो केवल गुरुकुल में ही करना है, तो गुरुकुल में ही ये जो बच्चा इतना सीखा है ऐसा हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? जैसा गुरुकुल की तो खुद की अपनी पद्धतियाँ हैं, तो मुझे लगता है उसको तो शुद्धता से ही अपनाना चाहिए, उसमें बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरुकुल में 2 प्रकार से मूल्यांकन होता है। एक तो सब्जेक्टिव जिसको कहते हैं व्यक्तिगत मूल्यांकन होता है, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन होता है, और वो आचार्य केंद्रित होता है। आचार्य की यह दृष्टि विकसित की जाती है कि वह छात्र का मूल्यांकन करके उसको क्रमशः उन्नत करता जाए। तो मूल्यांकन तो यही है, जिसको मूल्यांकन शब्द, इवैल्यूएशन आप शब्द प्रयोग कर रहे हो, वो तो यही है। लेकिन दूसरा होता है परीक्षण। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आज आधुनिक शिक्षा में दोनों का घालमेल हो रहा है। मूल्यांकन अलग है, परीक्षण अलग है। परीक्षण त्रयस्थ व्यक्ति करेगा, तटस्थ व्यक्ति करेगा, विद्वान करेगा, और परीक्षण वह है जहाँ पर वह छात्र जाकर के अपने आप को सिद्ध करेगा, अपनी सिद्धता को प्रदर्शित करेगा, और उस प्रदर्शन को अन्य लोग उसका परीक्षण करेंगे, अन्य विद्वान उसका परीक्षण करेंगे। तो वो परीक्षण की विधि है। वो स्पर्धाओं के माध्यम से, वाक्यार्थ के माध्यम से, शलाका परीक्षा के माध्यम से, शास्त्रोपकम परीक्षा तक वो उसका क्रम है गुरुकुल का। वो क्रम पुनः प्रस्तापित किया जाना चाहिए। तेनाली महापरीक्षा जैसे विधानों से उसका व्यवस्थितीकरण या संस्थागतीकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है। वो तो विधि तो प्राचीन ही है, विधि तो वैसी ही है। तो परीक्षण तो त्रयस्थ ही करेगा, लेकिन मूल्यांकन आप्त ही कर सकता है, मूल्यांकन त्रयस्थ नहीं कर सकता। मूल्यांकन या तो आत्म करेगा या आप्त करेगा, या तो स्वयं करेगा या आचार्य करेगा। अभी सरकारी राजकीय मान्यता आधारित जो पद्धति है उसमें केवल परीक्षा की ही गणना होती है, मूल्यांकन की नहीं होती।
तो उसी को तो अपन ठीक करने का गुरुकुल प्रकल्प में प्रयत्न कर रहे हैं। अपने को तीनों स्तरों पर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक तो शुद्ध शास्त्रीय, तो शास्त्र गुरुकुल नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रीय जिसको साइंटिफिक अंग्रेजी में कहते हैं, शुद्ध शास्त्रीय शिक्षण विधि पर गुरुकुलों का निर्माण करना, नए गुरुकुल तैयार करना, ये तो करना ही है। साथ ही साथ ये जो सकाले नेह महता भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो काल के प्रवाह में जो अपनी पद्धति में भी कुछ विकार और विकृति आई है, उसका परिष्कार करने के लिए उन्हीं के माध्यम से काम करना। उपदेश से परिष्कार नहीं होता है, अंदर से पश्चाताप और प्रायश्चित्त होने से ही परिष्कार होता है। तो आप उनको जाकर के बताओगे कि आप त्रुटि कर रहे हो, आप इसको सही नहीं कर रहे हो, ये आपकी विकृति है, तो वो विवाद में पड़ेंगे और अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए और दृढ़ हो जाएंगे उस विकृति पर। ये मनुष्य का स्वभाव है और विद्वानों का अधिक स्वभाव है। इसलिए उनके अंदर से ही परिष्कार करना, तो वो अपन उसको एक शुद्ध सात्विक प्रेम के आधार पर स्नेह संबंध बना करके, उनको भी पता है, क्योंकि जो सच्चे आचार्य उस विधा में, वो भी इस बात से, उनको भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट तो है ही नहीं, वो भी असंतुष्ट है, उनके मन में भी वितृष्णा है, ये बदलना चाहिए, ऐसा उनको भी लगता है। ऐसे कुछ जेन्युइन, बहुत मौलिक ऐसा विचार करने वाले कुछ लोगों को साथ में लेकर के उसका भी परिष्कार करना चाहिए। वो करेंगे, होगा। जब संस्थागतीकरण होता है तो उसमें थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत तो उसको समझौता करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत न्यूनता तो आएगी, क्योंकि आचार्यों के ऊपर विश्वास रखना कम हो गया। कलयुग की महत्ता कहिए या जो भी कहिए, विश्वास कम हो गया। नहीं तो भार्गव का, भृगु का शिष्य है, भार्गव है, परशुराम भार्गव है, ये अपने आप में पर्याप्त था, और वो भार्गव के नाम की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता था, और अपनी असत्य वचन करेगा नहीं। आज ये विश्वास रहा नहीं। आज आचार्य अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए दंत फंत कर सकते हैं, ऐसा एक जो भाव आया, तो उससे संस्थागतीकरण में जो नियमावली बनती है, वो नियमावली उन्हीं लोगों के लिए बनती है जो चोरी करते हैं। चौर्य कर्म न किया जाए, इस प्रकार का दंड विधान बनता है। दंड विधान निष्ठावान लोगों के लिए नहीं बनता, प्रामाणिक लोगों के लिए नहीं बनता। तो इसलिए वो संस्थागतीकरण में वो मर्यादा तो रहेगी, सदा रहेगी। इसलिए वो परीक्षण की विधि तो अपने को बनानी ही पड़ेगी, जिसमें स्तेय या चौर्य का, बौद्धिक चौर्य का संभावना न्यूनतम हो। वो विधियाँ तो आधुनिक युग में रखनी ही पड़ेगी, किंतु साथ साथ व्यक्तिगत मूल्यांकन की विधियों का विकास करना पड़ेगा। और वो आप यदि देखेंगे तो आधुनिक शिक्षा में भी हो रहा है। अभी पिछले 7-8-10 वर्षों से CBSE में और पूरे स्कूल शिक्षा में भारत में CCE नाम से एक प्रक्रिया यूरोप से लेकर के ब्लूमबर्ग से उन्होंने कॉपी करके किया, लेकिन वो प्रक्रिया बहुत मतलब आदर्श है। वो संख्या के कारण अपने यहाँ पर नहीं हो पाई और शिक्षकों के अंदर की गांठों के कारण नहीं हो पाई। शिक्षकों ने स्वीकार किया होता तो उससे अद्भुत गुरुकुलीय मूल्यांकन जैसी पद्धति वो है। उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, CCE, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। उसमें एक छात्र के 52 परिमाणों पर हर सप्ताह शिक्षक को फॉर्म भरना पड़ता है। अब वो इतना ज़्यादा था कि उसके अंदर एक्सप्रेशन की एक्सप्रेसिव पावर कैसे हुई, कॉग्निटिव पावर उसकी कैसे हुई, फिर कॉग्निटिव पावर के 4 परिणाम, फिर भाषा के उसके 4 बिंदु, ऐसे पूरे उसका सोशलाइजेशन, सामाजिकीकरण, अन्य लोगों से व्यवहार कैसे करता है, उसके 10-12 बिंदु, ऐसे पूरे 52 बिंदुओं पर उनको हर माह में, हर सप्ताह में भरना है, हर छात्र का भरना है। अब एक कक्षा में 16-17 छात्रों का एक शिक्षक को भरना हो तो वो भरेगा, प्रेम से भरेगा, 52 तत्व भी। और उसमें मूल्यांकन 1 से 5 तक अंक देने हैं, मतलब उसमें भी उसको सब्जेक्टिविटी नहीं, पूरी ऑब्जेक्टिविटी, पूरा वस्तुनिष्ठ उसको बना दिया। वो बहुत अच्छा फॉर्म आप देखोगे, बहुत सुंदर है। उसके सॉफ्टवेयर भी बन गए। ब्लूमबर्ग को अपना सॉफ्टवेयर ही बेचना था, उसी के लिए तो CBSE में आया था वो, लेकिन शिक्षकों ने उसको निरस्त कर दिया। अब ये मूल्यांकन है, ये परीक्षण नहीं है। आज के आधुनिक शिक्षा में मूल्यांकन माइनस है, सीधे परीक्षण पे जाता है, और उसके कारण ही आचार्य का महत्व कम है। मूल्यांकन होगा तो आचार्य का महत्व बढ़ेगा, ये आचार्यों को समझ में नहीं आया, इसलिए आधुनिक शिक्षा में वो चला गया। इसलिए जो गुरुकुल में मूल्यांकन और परीक्षण दोनों की विधियाँ हैं, वो दोनों विधियों को अपने को गुरुकुलों में भी, सभी स्तरों के गुरुकुलों में भी पुनः प्रतिष्ठित करना
और जो मैंने प्रतिष्ठित शब्द प्रयोग किया वही उसका तरीका है, प्रतिष्ठा प्रदान करना। आज तेनाली महापरीक्षा को प्रतिष्ठा प्रदान हुई, विद्वानों के बीच में तेनाली महापरीक्षा हुई है तो उसका एक वो विद्वान प्रतिष्ठित हुआ। वैसे ही परीक्षण और मूल्यांकन की विधियों को भी सुप्रतिष्ठित करना पड़ेगा। वो सुप्रतिष्ठित हो जाएगी तो जैसे आज IIT आधुनिक, इसमें IIT से है क्या तो एक प्रतिष्ठा है, या आधुनिक शब्दावली में कहा जाए तो ब्रांडिंग है। वैसे हमको हमारी मूल्यांकन और परीक्षण की पद्धतियों का भी युगानुकूल प्रतिष्ठीकरण करना पड़ेगा, तब मुझे लगता है वो हो पाएगा।